cognitive behavior therapy is a specific therapy for patients of OCD. Exposure and response prevention is another part of this treatment program. Plus और तरीके की चीज़ें भी हैं, अलग अलग काउंसलिंग्स हैं जो OCD में फ़ायदा करती है. Hello everyone, this is Vidushi and you are watching The Good Health Show. And today we are going to talk about OCD, Obsessive Compulsive Disorder. लेकिन ये होता क्या है? मुझे कैसे पता लगेगा कि मुझे OCD हो गई है? या फिर इसके सिम्टम्स क्या है? या फिर कौन सी हैबिट मेरी OCD में चेंज हो गई? बहुत सारे कंफ्यूजन है और इसी कंफ्यूजन के आंसर्स देने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सुगंधा. सो वेलकम टू द शो मैम. थैंक यू. एंड कैसे हैं आप? आई एम गुड. आई होप यू आर वेल. यस मैम, आई एम गुड. मैम, OCD एक ऐसी बीमारी है, आई डोंट नो कि इट्स रियली अ बीमारी, लेकिन ये एक ऐसी चीज है जो सबको, हमारा यूथ हो या फिर हमारे बड़े लोग हैं, सबको बहुत कंफ्यूज कर रही है कि हम जो कर रहे हैं रोज में, जो हमारी हैबिट बन चुकी है, क्या हम उस चीज को OCD का नाम दे सकते हैं या नहीं. सो मैं सबसे पहले ये जानना चाहूंगी कि OCD होता क्या है और हमें कैसे पता चलेगा कि मुझे OCD हो गया. ठीक बात है. सबसे पहले तो विदुषी ये बहुत ही अच्छा पॉइंट आपने रेज किया है कि हम कैसे जाने कि हमारी हैबिट है या कोई डिसऑर्डर है. जनरली हम आम भाषा में कह देते हैं ना कि मुझे तो मैं ऑब्सेस्ड विद शाहरुख खान, है ना, उसे तो टाइम का बड़ा ऑब्सेशन है. तो क्या वो बीमारी है या वो कोई डिसऑर्डर है या वो नॉर्मल चीज़ है, कैसे समझा जाए? देखिए, एक सरल तरीके से समझते हैं. जैसे मैंने अभी कहा कि आई एम ऑब्सेस्ड विद शाहरुख खान, तो मान लीजिए फिर ऑब्सेस्ड विद शाहरुख खान, इसका क्या मतलब है? आप उसकी फोटोज फोन में सेव करेंगे, उसके पोस्टर्स रूम में लगाएंगे, उसकी हर मूवी देखने जाएंगे, उसके डायलॉग्स दोहराएंगे, उसके जैसा हेयर स्टाइल बनाएंगे, है ना. तो ये ऑब्सेशन है. लेकिन जब आपके एग्जाम्स आएंगे तब आप शाहरुख खान को थोड़ी देर पीछे रख के अपने एग्जाम्स पे फोकस कर पाएंगे, है ना. पापा स्ट्रिक्ट है, उनके सामने शाहरुख खान की पिक्चर शायद नहीं लगाएंगे, है ना. गर्लफ्रेंड को शाहरुख खान से ज्यादा आमिर खान पसंद है तो उसके सामने आप थोड़ा सा लो हो जाएंगे. तो कहने का मतलब ये है कि ऑब्सेशन या हैबिट थोड़ी बहुत हर एक को हर चीज़ से होती है. कोई चीज़ ज़्यादा पसंद है, कुछ कम पसंद है, लेकिन समय आने पर आप उसको पीछे कर पाते हैं. वो आपकी डेली एक्टिविटीज़ में हिंड्रेंस नहीं करती है. OCD डिसऑर्डर है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर. वो डिसऑर्डर तब बनता है जब कोई ऑब्सेशन आपके लिए इतना ज़्यादा हो जाता है कि नंबर 1 वो आपकी डेली फंक्शनिंग में इंटरफियर करने लगे. कि मैं तो साफ सफाई के लिए लेकर के इतनी ऑब्सेस्ड हूँ कि मुझे पढ़ना है, कल एग्जाम में मैं टेबल को क्लीन किए जा रही हूँ, लॉस्ट 1 आवर ऑफ माई स्टडी टाइम, मगर मैं वो छोड़ नहीं पा रही, है ना. नंबर 2, ऑब्सेशन में डिस्ट्रेस होता है. इंसान को खुद फील होता है कि जो मैं सोच रहा हूँ या जो मैं कर रहा हूँ ये इलॉजिकल है, मैं क्यों करूँ. शाहरुख खान की फोटो हम एंजॉय करते हैं, राइट. मगर ऑब्सेशन में जब डिसऑर्डर होता है तो इंसान खुद परेशान हो जाता है कि हमें थक गई सफाई करते करते पर मैं रुक नहीं पा रही, राइट. और सामने वाले को भी ये आपके पहले में और अभी में बदलाव लगता है. ठीक है, दे से इट इज अ डेविएशन that you were not like this. क्या हो गया तुमको? तुम तो ऐसे नहीं थे, क्या घंटा पोछा लगाती रहती हो, 1-1 घंटा बर्तन मांजती रहती हो, पहले तो नहीं करती थी. तो ये 3 चीजें जो हैं, डिस्ट्रेस खुद को, सामने वाले को, डिसफंक्शन जो मेरे नॉर्मल दिनचर्या में बाधा डालता है, एंड डेविएशन फ्रॉम माय नॉर्मल फंक्शनिंग फ्रॉम माय प्रीवियस सेल्फ इज व्हाट मेक्स इट अ डिसऑर्डर फ्रॉम एन हैबिट और एन ऑब्सेशन. ओके जी. एंड मैम, जैसे आपने बताया कि डिस्ट्रेस और हमें उस काम को करना ही करना होता है, चाहे कुछ भी होता रहे लाइफ में. सो अभी अगर हम ऐसे बात करें कि लाइक अगर मुझे पसंद है कि सोने से पहले अपना रूम क्लीन करना है जी, और मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ, बहुत ज़्यादा मेरा मन भी नहीं है और पता है कि सुबह जल्दी उठना है, बट मैं लेट भी गई हूँ और लेटने के लिए आंखें भी बंद कर लिया, बट मेरे माइंड में चल रहा है सफाई और फिर मैं उठकर उसको साफ कर ही रही हूँ. तो क्या ये OCD है? ये OCD है, ये बिल्कुल OCD है. देखिए, OCD की एक साइकिल समझते हैं. सबसे पहले आता है ऑब्सेशन. ऑब्सेशन होता है विचार, सोच, है ना. ये सोच विचार यानी थॉट भी हो सकता है, कोई इमेज यानी चित्र भी हो सकता है.
जब वो विचार बार 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 आता है तो पैदा करता है एंजाइटी, घबराहट, बेचैनी, डर कि मैंने ये नहीं किया तो कुछ हो जाएगा, है ना। अब वो कुछ भी हो सकता है, बीमारी का डर हो सकता है, कुछ अजीब सा इलॉजिकल भी हो सकता है कि मैंने कमरा साफ नहीं किया तो पापा को अटैक आ जाए, ऐसा भी हो सकता है जिसमें कोई लॉजिक नहीं है। मगर और फिजिकल एंजाइटी होती है, बहुत बेचैनी, खाना नहीं खाया जा रहा, घबराहट, सर भारी, पसीने आ रहे हैं। और इस एंजाइटी को कम करने के लिए जब हम वो टास्क कर लेते हैं तो वो एंजाइटी कम होती है और हम रिलीफ महसूस करते हैं। तो हम उस एंजाइटी को कम करने के लिए जो काम करते हैं उसे कहते हैं कंपल्शन। तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्सेशन विच इज थॉट एंड अ कंपल्शन विच इज अ एक्टिविटी। एक्टिविटी कैन बी फिजिकल, जो बाहर दिखाई देती है, बार बार सफाई करना, बार बार चेक करना, बार बार ताला चेक करना, काउंटिंग करना। मेंटल भी हो सकती है। मेंटल कैसे कि आपने अभी जो एग्जांपल दिया कि मैं थक गई हूँ, आंखें बंद है, बहुत गहरी नींद है, लेकिन मुझे घबराहट है, मुझे करना है। उस केस में कोई पेशेंट जो होता है उसी का वो क्या सोचेगा, अगर मैं जन्म में 3 बारी इमेज बना लूंगा ना कि मेरा रूम साफ हो गया है, साफ हो गया है, तो मेरा रूम फिर ठीक है, फिर कुछ नहीं होगा। तो वो अंदर ही अंदर चलता रहता है, बाहर वाले को पता भी नहीं चलता। तो कंपल्शंस मेंटल भी हो सकते हैं, फिजिकल भी हो सकते हैं, और इनके बीच में जो एंजाइटी आती है वो बहुत डिस्फंक्शन करती है। एंड कभी तो ऐसा होता है कि अपना घर तो ठीक है, आप और किसी के घर में जाकर भी ऐसी चीजें कर रहे हो। दिस इज ऑल्सो अ साइन ऑफ डिसऑर्डर कि मुझे पता है मुझे दूसरे के घर पे नहीं करना, लेकिन मैं खुद को रोक ही नहीं पाती हूँ। मुझे बेचैनी सी होती रहती है। हो सकता है मैं इतनी देर कंट्रोल कर लूँ कि जब तक वो चाय लेने किचन में नहीं गए तब तक तो मैं बैठी हूँ, बट जैसे ही वो चाय लेने के लिए निकलेंगे मैंने उठा के फटाफट वो कुशन सीधा कर दिया, हाथ से झाड़ दिया, देन आई एम कंफर्टेबल। दैट इज व्हाट इट इज अ डिसऑर्डर। मैम ये ओसीडी हम मैनिफेस्ट कैसे करते हैं अपनी लाइफ में? जी, मैनिफेस्ट से मतलब सिम्टम्स, साइंस। हाँ, सिम्टम्स, साइंस, एंड ऑल्सो कि ओसीडी क्रिएट कैसे होती है। ठीक है, देखिए कोई भी मेंटल इलनेस हो या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो, उसमें एक तो 3 मोटे कंपोनेंट्स होते हैं। हम कहते हैं बायो, साइको, सोशल। बायोलॉजिकल मतलब जेनेटिक्स और कुछ न्यूरोकेमिकल डिस्टर्बेंसेस। ओसीडी में सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन की डेफिशिएंसी की वजह से सिम्टम्स आते हैं, ठीक है। और बायोलॉजिकल पैरामीटर्स और भी होते हैं, कुछ जेनेटिक हो सकते हैं। बच्चों में जैसे पांडास नाम की एक बीमारी होती है जिसमें थ्रोट इन्फेक्शन के बाद ओसीडी का रिस्क बढ़ जाता है, पर्टिकुलर बैक्टीरिया से, ठीक है। फिर आता है साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल किसी भी स्ट्रेस के बाद भी शुरू हो सकता है, जैसे फैमिली में किसी की डेथ हो गई हार्ट अटैक से, तब उसके सारे ऑब्सेशन हार्ट अटैक से सेंटर में केंद्रित है, ठीक है। फिर हो जाता है सोशल, हमारी सोशल सराउंडिंग्स, हम कैसे माहौल में रहते हैं, हम जो बड़े हो रहे थे हमारे घर का माहौल कैसा था, तो बहुत सारे उस तरीके के पैरामीटर्स हो सकते हैं। अर्ली एज में ट्रॉमा होना, अर्ली एज में पेरेंट का लॉस होना, कोई असॉल्ट होना, तो कई तरीके के स्ट्रेसर्स भी इसमें योगदान देते हैं। अलग अलग मरीजों में ये अलग अलग कॉम्बिनेशन में हो सकते हैं। कभी कभी ये बहुत एविडेंट होते हैं, जैसे ही बच्चा आता है वो हमें बताते हैं मुझे मेरे फादर्स की डेथ हुई थी हार्ट अटैक से, तब से मेरा डर बढ़ गया है ना। और कभी कभी आपको कुछ पता भी नहीं चलता है कि ये कॉज रहा होगा या ये ऐसे शुरू हुआ होगा, तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि ये बहुत ही एविडेंट हो, बट जनरली इन 3 पैरामीटर से ये कॉजेशन डिसाइड होता है। एंड ऐसा भी नहीं है कि ये बाय बर्थ होता है, ये टाइम टू टाइम। डेफिनेटली ओसीडी मुझे लगता है जितने भी हमारे मानसिक रोग हैं उनमें से सबसे ज़्यादा परेशान करने वाला रोग है। क्यों? क्योंकि देखिए साइकियाट्री में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसमें मरीज को खुद ही होश नहीं होता कि मैं बीमार हूँ, तो उसमें उसे पता ही नहीं चलता मेरे साथ क्या हो रहा है। ओसीडी में मरीज को पता है कि जो मैं कर रहा हूँ ये गलत है, वो पूरा कंट्रोल से उसको रोकना चाहता है, लेकिन उसकी एंजाइटी उसे रोकने नहीं देती। वो जो खुद के साथ उसकी लड़ाई है